हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में आपने मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना सीखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के हेल्प से कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस कंडीशन में आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही केयरफुली बने रहना, बिकॉज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे और 6 मार्कर भी यहीं से आएगा। तो आपको 7 नंबर मिल सकते हैं इस वाले टॉपिक से। कितने नंबर? 7 नंबर। बी केयरफुल। चलिए देखते हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं जो कि आपके थर्ड ऑर्डर का है, 3 वेरिएबल में है। ठीक है, सॉरी थर्ड ऑर्डर बोल दिया मैंने, 3 वेरिएबल में है। इक्वेशन लीजिए, क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 ठीक है, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 3 वेरिएबल में। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से या डिटरमिनेंट्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए एक्सप्रेस करते हैं, आपको आता है, एक्सप्रेस करिए इसको। कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड। पहले मैं लिख चुका हूँ, एक बार दिखा चुका हूँ एक्सप्रेस करके आपको, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो भी आप समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा इधर का, और इसके साथ कंपेयर करने पे हमें ये तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, तो कंपेयर करके क्या देखते हैं कि a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। बहुत ही आराम से देखते जाना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। छोड़ के भागना मत, नहीं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो समझो गए, आप नहीं कर पाओगे। और 6 मार्कर तो यहाँ से फिक्स ही होता है कि जो 6 मार्कर होते हैं या डिटरमिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड होते हैं या फिर यहाँ से आते हैं। तो बी केयरफुल, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं और 6 मार्कर भी हैं। ठीक है, तो आपने इसको a लिखा है, इसको आपने x लिखा है। वेयर, यहाँ लिख देते हैं वेयर a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इसको हमने B मैट्रिक्स माना। D1 D2 D3 मानने को कुछ भी मान सकते हैं, आपके NCERT में इस फॉर्म में दिया होता है, इसलिए मैं यही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ताकि आप कंफ्यूज हो, आपको इक्वेशन का फॉर्म मिल गया ax इक्वल टू बी। हाँ, यहाँ जो a है, अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस a को हम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं। ax इक्वल टू बी, ये आपका इक्वेशन हो गया। मीन्स अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट हो गया, मीन्स एक्स वाई जेड मिल गया आपको कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। क्या मिलता है? देखो a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल टू बी, a इनवर्स b क्या होगा? a इनवर्स b, और a इनवर्स a क्या होगा? I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स b, और x इक्वल टू a इनवर्स
बी, बिकॉज आई इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो यहाँ से आप आसानी से एक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और एक्स मिल गया तो कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम अभी जो हम कंटिन्यूटी में हैं यहाँ पे सीखेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में, लेकिन आगे अभी चलकर एक क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ खास बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालने जा रहे हो या एक्स वाई जेड निकालने जा रहे हो, तो a इनवर्स b को डिफाइंड होना चाहिए, तभी तो x मिलेगा। और इसको डिफाइन होने के लिए a इनवर्स को डिफाइन होना चाहिए, और a इनवर्स तभी डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, जब डिफाइन व्हेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 के इक्वल हो गया तब तो आपको a इनवर्स नहीं मिल पाएगा, और उस कंडीशन में आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। कैसे, आपको पता है कि a इनवर्स क्या होता है, अभी सीखा था आपने प्रीवियस वीडियो में कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, यही होता है ना, आपने सीख रखा है पहले। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई, तभी आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का, किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि कैसे किस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट होगा और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टर्म है जो आपको हमेशा परेशान करते हैं। ठीक है, पहले उन सारे टर्म को समझेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो इक्वेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजेनस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दूसरा होता है नॉन होमोजेनस। होमोजेनस कब होता है और नॉन होमोजेनस कब होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात समझते हैं पहले। देखो, आपका ये गिवन इक्वेशन है, आप देख रहे हो यहाँ पर ध्यान से, ये 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में इसको हम होमोजेनस बोलेंगे, किस कंडीशन में नॉन होमोजेनस बोलेंगे। अगर आपके जो D1, D2 और D3 की जो वैल्यू मिली है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मीन्स अगर इस तरह कोई फॉर्म आता है ax प्लस by प्लस ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम इक्वेशन होगा, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। और अगर d की वैल्यू 0 नहीं है, डायरेक्ट उस कंडीशन में है, जैसे आपका ये गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1 a2x, z छोड़ रहा है, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसा है, नॉन होमोजेनस है। बात को समझना। ठीक है, अब होमोजेनस पता चल गया आपको, नॉन होमोजेनस का पता चल गया। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में आप कंसिस्टेंट बोलते हैं और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर आप किसी भी इक्वेशन को, चाहे होमोजेनस है चाहे नॉन होमोजेनस है, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है।
दोनों के लिए यही बात फॉलो होता है, दोनों के लिए यही लागू होता है, ठीक है, कि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे आप कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। कब? जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इस कंसिस्टेंसी में भी दो पार्ट हैं, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन में आपको देखें मिल रहा है तो ये जो कंसिस्टेंसी है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिपेंडेंट। दोनों के लिए यही अप्लाई हो रहा है, मैं दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या समझा कि अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। बात को ध्यान से समझना। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंसी के लिए क्या होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, या यूनिक मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। बात क्लियर है? सेम नॉन होमोजेनस के लिए भी यही अप्लाई होता है कि अगर एक सॉल्यूशन मिलता है या इनफाइनाइट मिलता है तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की, ठीक है। अगर किसी भी गिवन इक्वेशन का, चाहे वो होमोजेनस है चाहे नॉन होमोजेनस है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल और देयर इज नो सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, चाहे वो होमोजेनस हो चाहे नॉन होमोजेनस हो, वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। आई थिंक यहां तक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आपने देखा कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से या डिटरमिनेंट मेथड से, और दूसरा कि किस कंडीशन में हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और किस कंडीशन में कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्दर आगे कि कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगे, मतलब किस कंडीशन में आपका होमोजेनस या नॉन होमोजेनस इक्वेशन कंसिस्टेंसी को शो करेगा और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंसी को शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को और देखते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं हम, होमोजेनस ठीक है। तो आपने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया Ax इक्वल टू 0, बी वाला पार्ट 0 है इसीलिए होमोजेनस है, याद रखना, बी पार्ट 0 है, बी पार्ट 0 है, ठीक है। d1 d2 d3 0 है, तो ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। किस कंडीशन में सॉल्यूशन मिलेगा, किस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम होता है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं। आपको पता है कि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। और कंसिस्टेंट में भी कैसा है, तो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया, तो इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। याद रखना,
कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, और कैसा हो गया, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपने देखा था अभी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। दो और वर्ड हैं जिसको लेकर बच्चे काफी परेशान रहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ध्यान से समझना बेटा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आप जब भी किसी होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेते हो तो आप देखोगे कि यहां पर ऑलवेज एक सॉल्यूशन मिलता है कि अगर x, y और z इनकी वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो एक कंडीशंस क्या होता है, ये तीनों के तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। मीन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलवेज एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। यही यूनिक सॉल्यूशन है। वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको कि ऑलवेज अगर कोई एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका ऑलवेज एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अदरवाइज जब इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं उन सारे सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंफ्यूजन दूर कर लेना, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, और ये नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल होमोजेनस के केस में ही यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि होमोजेनस के केस में ही हमें ऑलवेज एक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, मतलब एक 0 सॉल्यूशन हमें मिलता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, अच्छी तरह आपके माइंड में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं नॉन होमोजेनस के लिए कि अगर नॉन होमोजेनस है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ और बताना था आपको कि ये जो आपको मैंने बताया ये आपको आपका 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। अगर आपका 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है, आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे और चेक कर पाओगे कि किस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और किस कंडीशन में आपका इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है आपको पता है। उस कंडीशन में d1, d2, d3 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल का ले रहे हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें 2 इक्वेशन होंगे। ठीक है, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ax इक्वल टू बी के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ b 0 नहीं है तो x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि किस कंडीशन में सॉल्यूशन मिलेगा, किस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और किस कंडीशन में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो ऑलवेज आपको पता है। ठीक है, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर निकालेंगे
एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाला और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकाल ली। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, 0 के, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आता है, तो उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में जहां यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट हो गया। कैसा कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। यहां पे कैसा है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और ये आपका नॉट कंसिस्ट आ गया ना, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई कि अगर कोई 2 वेरिएबल में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो वहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे उसको। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो नो सॉल्यूशन, या इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए इसको। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि अगर आपका इक्वेशन 3 वेरिएबल में है तो किस कंडीशन में वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और किस कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 वेरिएबल में लिखा हुआ इक्वेशन आपको पता है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म एक्सप्रेस है हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखते हैं, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आती है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको पता है बिल्कुल कि उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, ताकि 1 मार्कर अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप छोड़ना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आई तो क्या करें, तो उस कंडीशन में हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। और फिर यहाँ चेक करना है कि एडजॉइंट ए क्या आता है। अगर आपका एडजॉइंट ए 0 के इक्वल आ गया, एडजॉइंट ए 0 के इक्वल आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू d1 अपॉन d2, a1 अपॉन a3 इक्वल टू d1 अपॉन d3 को वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, a1 a3 पता है ना, a1 अपॉन a2 d1 अपॉन d2, a1 अपॉन a3 d1 अपॉन d3, इसको वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे, अगर ये वेरीफाइड हो जाता है उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब पता हो गया ना कि ये कंसिस्टेंट हो गया और कैसा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट वेरीफाइड, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। ये कैसा हो गया यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? ये तो था कि एडजॉइंट जब 0 आ गया तो ये हुआ।
अगर एडजॉइंट ए 0 नहीं आता है, एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करें? तो प्रीवियस कंडीशन फिर वही इस्तेमाल करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं और एडजॉइंट ए इंटू बी ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये कैसा होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू है 0 के इक्वल आ गई, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कैसा होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आई थिंक होमोजेनस और नॉन होमोजेनस बोथ की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह आपके दिमाग में आ गया होगा, और इसके बिहाफ पर अब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्कर वो आसानी से कर सकते हैं। तो अब तक आपने ये देखा कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखते हैं कि कैसे किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने मैप तो पहले बता दिया कि क्या करना होता है। एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, फिर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, मैट्रिसेस के फॉर्म में कंपेयर करके एक्स बाई जेड निकालते हो, ठीक है। तो इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वहाँ से x निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो गया? तो a इनवर्स b के इक्वल होगा। कैसे आया? आपने पहले देखा था ऐसे इसको, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी आप देखोगे, a की वैल्यू क्या होगी देखो, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। आपका x क्या है? x तो एक्स वाई जेड है, आपको पता होगा। और b क्या है? b है 8 1 और 4, ठीक है। तो आपको x फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। b तो आपको मालूम है यहाँ से, बट आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और a इनवर्स होता क्या है? तो a इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, होता है ना। तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, फिर आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो कि किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। तो मैंने सपोज करो फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया है, ये रो। तो सबसे पहले हमने 3 को लिया, क्या आएगा देखो 2 प्लस 2 एंड -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने -2 को लिया, तो साइन माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करो, इस कॉलम को और इस रो को क्लोज कर लो। क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 + 4 4 + 4, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या आएगा देखो, आप 3 के अलोंग करो, ये क्लोज हो गया पूरा। तो माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस का 6 3 आया, यहाँ लिखते हैं नीचे, प्लस का 3 आया, माइनस का 6, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 2 - 3 -1 आ गया, माइनस का 3 आ गया है तो, और ये 4 4 8 8 2 जा कितना आ गया 16 16 आ गया। और ये कितना आएगा -30 तो -33 -6 कितना आएगा -17 आ गया। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। चलिए आपने ये निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? अब आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, सारे सबके को फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए क्या होता है? फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ
ठीक है। अब आप सबकी वैल्यू निकालिए, A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उससे पहले निकालते हैं A11 की वैल्यू। A11 कितना आया था, अभी देखा था आपने, कितना आया था, 2 - 3 आया था, माइनस का 1 आया था। A12 की बात करें, कितना आया था, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, प्लस 4 तो 8 आएगा, और साइन माइनस का था, माइनस का 8। A13 कितना आया था, देखो A13 में -6 - 4 -10 आया था। A21 की बात करते हैं, फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी तक किया नहीं हमने। चलिए A21 निकालते हैं। तो अब ये क्लोज होगा पूरा, है ना, और ये क्लोज होगा। हम इसको निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं को फैक्टर। तो क्या होगा, माइनस का 4 और प्लस का 9, माइनस का 4 और प्लस का 9, ये तो होगा। साथ में साइन किसका होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव साइन होगा, माइनस का साइन। तो कितना आता है, सिंप्लीफाई करके देखो, माइनस का यहाँ पे तो प्लस का 5 आता, तो माइनस का 5 आएगा, लिखता हूँ माइनस का 5 यहाँ पे, माइनस का 5। ठीक है, अब चलिए 1 का निकालते हैं। तो 1 के लिए ये क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया। 1 कौन सा क्लोज हो गया, ये पूरा क्लोज हुआ, है ना, ऐसे नहीं, ये तो पूरा क्लोज ही है 1 के लिए, ये पूरा क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया। तो यहाँ से आपको देखना है ये, ठीक है। क्या बचा आपका, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, 6 - 12 तो कितना आएगा, -6। A22 आ गया -6, ठीक है। इसका साइन पॉजिटिव था, इसलिए माइनस का 6 रह गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके लिए, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। A23 साइन तो नेगेटिव पहले लिख लिया नेगेटिव। अब चलिए -1 पे चलते हैं, तो क्या क्या क्लोज होगा देखो। इसके लिए एक तो इसको छोड़ देते हैं, है ना, ये क्लोज हो गया पूरा और ये क्लोज हो गया पूरा। क्या बचा, -9 और कितना, -3 × -3 कितना होगा, -9 और ये प्लस का 8, -9 और प्लस का 8, -9 और प्लस का 8, -9 और प्लस का 8, तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ गया, 2 3 हो गया। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं A31। A31 कितना होगा, देखिए A31 के लिए क्या करना होगा, पहले मिटाते हैं, पूरा कंफ्यूज कर रहा है ऐसे, हाँ ठीक है। तो A31 के लिए आपने थर्ड रो सेलेक्ट कर लिया, ये तो हमेशा क्लोज ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अगर आपने 4 को सिलेक्ट किया है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, तो ये लेना पड़ेगा प्लस का 2 और माइनस का 3। कितना आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 आएगा। A31 कितना आएगा, माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव है, तो आप A32 में पहले नेगेटिव लिख लो, कन्फ्यूज ना हो इसलिए, मिस्टेक ना हो इसलिए, ठीक है। अब चलिए, अब आपने ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये पूरा क्लोज हो गया, पूरा क्लोज हो गया। -1 × 3 क्या आएगा, माइनस का 3, और ये आ गया माइनस का 3, और आगे माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 9, तो +9 बनेगा, यहाँ पे +9 बनेगा, ठीक है। अब लास्ट है A33, इसको निकालते हैं। A33 निकालिए, कितना हो जाएगा देखो, ये हटा दो यहाँ से, ये क्लोज और ये क्लोज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइन है इसका। तो अब कितना आएगा देखो, 3 और 4, 3 + 4 7, 3 + 4 7, ठीक है। अब निकालिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा होगा, एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ, मैट्रिक्स को लिखते हैं, इसको क्या होगा बताओ, -1 -8 -10 -5 -6 +1
-1 + 9 + 7। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ट्रांसपोज लीजिए कितना आएगा, -1, ठीक है, -8 -10। हमने इस रो को हमने एक कॉलम बना दिया, ठीक है। इस रो को लेते हैं, -5 -6 1 -1 9 और 7। कोई डाउट तो नहीं होगा, आपने प्रीवियसली सीखा है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में जितना टाइम लग रहा है आप देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एडजॉइंट हमारा फाइंड आउट हो चुका है, डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है। हमें निकालना क्या है, x। तो x इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स B है, ठीक है। A इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है, -17 इंटू एडजॉइंट A -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, ठीक है। और B की वैल्यू आपको पता है कितना है, 814, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, कितना आता है देखिए, इस रो से मल्टीप्लाई होगा, -8, ठीक है, -5 और -4। चलिए, -64 -6 + 36 -40 -80, सॉरी 10 80 -80 1 और 28। कितना आ रहा है देखिए, आ रहा है आपका -1/17। ये कितना आ गया, -17। इसमें कितना आ रहा है देखो, 34 आ रहा है, -34। इसमें कितना आ रहा है, 29, 51 आ रहा है, -51, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे -1/17 से कितना आएगा देखो, आएगा 1 2 और 3। यहाँ से देखा आपने कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूँ कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1 2 3, ऐसा आ गया। बट x क्या था आपका, x y z था, कंपेयर करके लिखिए यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आया 1, y इक्वल टू कितना आया 2 और z इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये एक लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर का। यहाँ पे हमने चैप्टर को एंड कर दिया और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय।